हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी की बुक में सबसे इम्पोर्टेंट आज भी एम लक्ष्मीकांत ही मानी जाती है। पहले दुर्गादास बसु, सुभाष कश्यप, ये सब बहुत बड़ी बुक्स थी। आज भी अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो ये बुक्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव है। बट क्योंकि अगर आप आईएएस में एक रेगुलेशन चाहते हैं, एक राइट कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो एम लक्ष्मीकांत आपके लिए सफिशिएंट है। अगर सब ठीक से पढ़ लेते हैं, आपका एग्जाम निकलता है। उस एम लक्ष्मीकांत में भी जो आज हमारा चैप्टर 7 है, इसको हम ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट मान सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो ये हमारे राइट्स के बारे में बात करेगा, चैप्टर नंबर 7 भी और चैप्टर नंबर 8 भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेगा। तो जब अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट का, तो आइए उससे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है क्या, ये कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी बर्थ कहाँ से हुई, इसके बारे में बात की जा रही है। तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में, भाग 3 में ये दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में, जहां से आप इन संविधान के अनुच्छेदों को उठा सकते हैं। ये प्रारंभ कहाँ से होते हैं आपको पता है। ब्रिटेन हो या इंडिया हो या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता था रूलर या एम्परर। तो एम्परर के पास सर्टेन राइट होते थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पर्सनल, प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल, सारे राइट्स इसी के पास थे, किसी और के पास नहीं। तो 1215 में कुछ वहाँ के एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है, जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब रिच क्लास थी वहाँ की, वो इनके पास जाती है और कहती है, सर देखिए, हम आपकी बहुत हेल्प करते हैं बैटल में, वॉर में, फाइनेंशियली, तो हमें कुछ तो राइट्स आप दीजिए, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तो कहते हैं ठीक है, तो हमें हम राइट्स देते हैं। तो जहां पर भी मैग्ना कार्टा वर्ड यूज होता है, इसीलिए होता है क्योंकि पहला इन्होंने एक मैग्ना कार्टा एक्ट बनाया जिसमें इन्होंने सर्टेन राइट्स इन लोगों को दे दिए कि आज से भाई आपके पास ये पर्टिकुलर राइट्स हैं, आप इंडिविजुअल राइट्स अपने कैरी कर सकते हैं। इसके बाद 1791 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाले गए। 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। बट कुछ दिनों बाद हमको लगा कि यार यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तो एक ही साथ बैठ के 10 अमेंडमेंट करके हमने 10 FR इन्हें दे दिया, जिसे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि 1791 में इन्होंने ही दिए। इससे पहले 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां पर भी सिटीजन्स को कुछ राइट दिए गए थे, राइट्स ऑफ मैन के नाम से इसको डाला गया था। तो यहाँ पे भी राइट दिए गए थे। जब हम अपने इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई कंट्री जब फ्री होगी तो यहाँ के सिटीजन्स को भी हमें कोई ना कोई राइट देना है। तो कोई कहे कि सिर्फ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट लिए गए, बेशक लिए गए, बट इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो अमेरिका प्लस फ्रांस दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हुए हैं। क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद ये जो चीज की फ्रांस ने, वो भी बहुत कैलकुलेटिव है, तो ये चीज बताई जाती है। अच्छा, फ्रांस ने अमेरिका को फ्री होने में भी मदद की थी उस टाइम पे, तो वहां का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फ्रांस को भी लगा कि चीजें करनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव अप्रोच है, इसको हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते। अब क्या हुआ इंडिया में, जब बात की तो इंडिया में आपको बता दें, साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए खुद का, और जिसे सारी पार्टी एक्सेप्ट कर ले। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी। इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई कि एक ऐसे होने चाहिए जिन्हें कभी भी कोई छीन ना पाए किसी से। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट जो होंगे वो ऐसे हों कि इन्हें इस धरती पर कोई भी हो, बट वो इन्हें छीनने की कोशिश भी करे तो भी इन्हें छीन ना पाए, ये कोशिश की थी। तो इन्होंने कहा था कि भाई ये नॉन स्नैच्ड होने चाहिए, इनको कोई छीनेगा नहीं हमसे, हमारे पास हमेशा रहेंगे। तो इन्होंने कहा इस तरीके के कोई फंडामेंटल राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आज की डेट में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे दिए और 1950 से हमारे साथ ये चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, पहला, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। भाई ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको अगर राइट टू फ्रीडम दिया गया है तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन है कि ये कंडीशन है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जस्टिसेबल है। अगर आपको कोई कानून में प्रॉब्लम है या आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट को हिंडर कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको सुरक्षित करती है तथा इनकी गारंटी देती है। ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये राइट्स आपसे कभी भी छीने जा सकते हैं। अब ये बात नहीं है कि परमानेंटली छीने जा सकते हैं, सेमी पीरियड के लिए छीने जा सकते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे तो भी छीने जा सकते हैं, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे।
इसके बाद अगला अगर आप देखेंगे तो इन्हें इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है। एज ऑफ अगर इमरजेंसी लगी है तो भाई आपको राइट क्यों दिए जाएंगे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे साथ चाइना के साथ इंसर्जेंसीज चल रही हैं और इस इंसर्जेंसीज में हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉर्डर क्लैशेज होने के चांसेस। इसी टाइम पे इंडिया का कोई आर्मर फैक्ट्री है और जो आर्मी को वेपन्स बना के देती है और वो कहते हैं कि हम 4 दिन या 6 दिन या अनडेफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो क्या होगा। जब इस स्ट्राइक पे जाने का क्वेश्चन उठाएंगे तो लोग डिस्प्यूट में आ जाएंगे कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। तो अगर इस टाइम पे इनके फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट को हम हिंडर कर दें तो ये इमरजेंसी की बात है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में भी ऐसा होता है, जैसे आर्म्ड फोर्स है ना, स्पेशल पावर एक्ट जो है आस्पा बोलते हैं, तो आस्पा भी जहां लगता है वहां पर भी चीजें होती हैं। और जो राइट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपके कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड आपके साथ एज इट इज चलते हैं और उनको कोई आपसे छीन नहीं सकता। हमारे यहाँ पे राइट्स को हमने 7 कैटेगरी में बांटा था, जिसमें से एक हम हटा चुके हैं आज की डेट में। तो आज हमारे पास टोटल 6 राइट्स बच रहे हैं, बाकी हो गए। तो राइट टू इक्वलिटी की बात हम 14 से 18 18 तक करते हैं। राइट टू फ्रीडम हम 19 से 22 तक करते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 करते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 करते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक करते हैं। ये हमने अमेंडमेंट से हटा के 300 ए में डाल दिया है, तो इसकी अभी हम बात नहीं करते हैं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हम आर्टिकल 32 में बात करते हैं। अब 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया था, तो अब हमारे पास टोटल 6 राइट्स बचते हैं। ये चीजें क्लियर करते हैं। अब पूछा जाएगा सर फिर आपने 12-13 तो बताया नहीं। तो बेटा 12 में आपसे बोला जाता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, रियल डिफाइन में स्टेट क्या होगा। और स्टेट, देखिए आपको ये फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले, स्टेट के अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट। तो अगर ये इसका वायलेशन करेंगे तभी तो आप कोर्ट जाओगे। बट अगर आपको यही नहीं पता कि स्टेट में एक्चुअली कौन आता है तो आप कैसे इनको देखोगे। तो देखिए स्टेट इंक्लूड्स फॉलोइंग। पहला, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी क्लियर है। ऑल लोकल अथॉरिटीज वर्ड आता है इसके बाद, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ये क्या है। तो यहाँ पर म्युनिसिपालिटी, पंचायत, ये सब जुड़ता है। फिर ऑल अदर अथॉरिटीज, जहां ऑल अदर अथॉरिटीज लिख देते हैं यहीं पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है, भैया ऑल अदर अथॉरिटीज में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो स्टेट के साथ है, जिनकी फाइनेंसिंग स्टेट करता है, जिनको सपोर्ट स्टेट करता है, जो स्टेट अथॉरिटी के अंडर हैं, जो स्टेट के कंट्रोल में है, उन सबको अदर अथॉरिटीज में लेते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक क्वेश्चन आया कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट में आता है। तो भाई जवाब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट स्टेट में आएगा कि नहीं। तो लोगों ने कहा नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट स्टेट में नहीं आता। अगर वो जुडिशियल फंक्शनिंग कर रहा है तो स्टेट से बाहर है। बट अगर वो बाकी कोई काम कर रहा है और अगर कोई एजेंसी की प्राइवेट बॉडी और एजेंसी की तरह काम कर रहा है तो इसे भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट में जोड़ा जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 13 की बात की गई, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। जो नियम और कानून है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर आते हैं तो उनको इनवैलिड मान लिया जाए। देखिए जब हमारे देश का संविधान बना तो हमारे साथ दो इश्यूज आए। एक ऐसा इशू था कि जो फंडामेंटल राइट हमारे देश के पास हैं वो आजादी के बाद है, पर कानून तो आजादी से पहले भी बहुत सारे चल रहे थे। उसमें कई ऐसे कानून होंगे जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे, उसके अगेंस्ट होंगे। जैसे इंडियंस को कई जगह जाने की परमिशन नहीं थी, कई सारे उन पर रिस्ट्रिक्शंस थे। अब वो सारी चीजें हटेंगी। तो पहला ये बताएगा कि भाई ऐसा कोई भी कानून है तो वो वाइड हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट का हनन, ये चीज। इसके बाद 3 में बताया गया लॉ में क्या क्या आता है, कौन कौन सी लॉज हैं जो इसमें जोड़े जाएंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया और लेजिस्लेचर से जो जो कानून बनेंगे उनमें लॉ की रियल डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉ में आती हैं। फिर आर्टिकल 368 को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट से डाला गया और का 368 को लॉ के अंदर नहीं डाला जाता। तो जब लॉ के अंदर नहीं डाला जाएगा तो 368 से जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो सारे लीगल और वैलिड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, वो हम फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं। जब 4th अमेंडमेंट कर दिया गया और उसमें 368 को हमने लॉ से बाहर कर दिया कि 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होगा उसको हम लॉ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल को अप्लाई नहीं करता। तो आर्टिकल 13 क्या क्या बोलता है, पहला बोलता है ऑल लॉ जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने, तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स चलता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है इसको समझिए। मान लीजिए एक स्कूल एंड कॉलेज है, स्कूल एंड कॉलेज के चांसलर का इलेक्शन जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स लड़ सकता था।
बट जैसे हमारा फंडामेंटल राइट चेंज हुआ तो स्कूल एंड कॉलेज के इस एक्ट में अगर हम बदलाव कर दें और हम ये कर दें कि सारे इंडियंस लड़ सकते हैं, तो जो एक क्लॉज इसका होगा वो हटेगा, बाकी पूरा लॉ चलता रहेगा। इसके बाद स्टेट को कोई भी अधिकार नहीं है कोई भी कानून बनाने का, अगर बनाएगा तो पूरा का पूरा कानून उसे रिवर्ट करना पड़ेगा। फिर थर्ड बोलता है कि लॉ है क्या। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको लॉ से बाहर कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती केस देखा तो इस केशवानंद भारती केस में इन्होंने कह दिया कि भाई स्टेट को जो है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का अधिकार नहीं है और हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं 368 के अंदर वो जो भी करेंगे, क्योंकि लॉ के अंडर आता है तो हम इसको नॉलेज कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती से पहले के केस में ये चीज हो गई, तो अब लोगों ने कहा कि भाई ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबने केशवानंद भारती के केस से पहले जब ये सारे इश्यूज आए तो अब बड़ी दिक्कत है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अब इस तरीके के अगर केस चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्ट 4 डाला गया और क्या दिया गया, लॉ के अंदर 368 नहीं आ सकता। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अगर चाहे तो नॉर्मल लेजिस्लेटिव लॉज बना के चेंज कर सकती है। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी। अब देखिए यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, 13 जजेस की बेंच बैठी इसको सुनने के लिए। देखिए जैसे आज 6 जजेस की बेंच बैठी है तो अगली बार अगर इसी का रिव्यू होगा तो 7 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 13 की, फिर 16 की, कभी 31 के 31 जजेस बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर की तो बेंच भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर जब ये बैठे तो इन्होंने कहा साहब ठीक है आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल मानते हैं। पार्लियामेंट से कहा सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप 100% सही हैं, आप बिल्कुल झूठ बोलते ही नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने जो सारी चीजें बोली हम उन सबको मान लेते हैं। लॉ के अंदर 368 नहीं आता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मान लेते हैं लॉ के अंदर। फिर कहते हैं ठीक है बट बेसिक स्ट्रक्चर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होता है तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू लिया जाएगा और आपको इसको चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है, हमें बता दीजिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है येट वी आर थिंकिंग, कह रहे जैसे जैसे जजमेंट आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे जुडिशियल स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं। तो जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है, 226 है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, इनमें चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 13 को ये अधिकार है कि इसमें जो लॉज हैं अगर वो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो आप उसके लिए 32 में जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं और उस लॉ को अपने पास से हटा सकते हैं। तो ये अधिकार आपका बेसिक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है, तो इसको छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है बेटा यूएसए से लिया गया है, पहली चीज ध्यान रखिए। इसमें आर्टिकल 13, 32 और 226 आते हैं। सिर्फ केशवानंद भारती के केस ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना आप कोई भी चेंज करिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वो करेगा तो उस अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम कैंसिल कर देंगे। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में भाई पहला केस हुआ, दूसरा केस हुआ। भाई अगर आप यहाँ तक बात करेंगे तो यहाँ तक क्या था, 164 तक एक चीज थी कि भाई पार्लियामेंट जब भी चाहे तब हमारे फंडामेंटल राइट ले सकती है। उसके बाद यहाँ से आया कि नहीं ले सकती, फिर यहाँ पर आ गया कि ले तो सकती है अभी भी कोई दिक्कत नहीं, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है केशवानंद भारती। अभी जब हम आगे 368 आर्टिकल के लिए स्पेशली पूरा लेक्चर बनाएंगे उस टाइम पे हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर है और किस तरह लागू होती है, क्या होता है। तो तब तक का वेट कर लीजिए, तभी आ जाएगा। अब क्लासिफिकेशन हमने बेटा फंडामेंटल राइट्स के किए, हमने 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी डाला है, 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम डाला है, 23 से 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन डाला है, फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को 25 से 28 में डाला है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 में डाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में डाली है, 31 हमने हटा दिया था तो इसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। आइए राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो है इक्वलिटी दे रही है, समानता की बात करिए। आप एक चीज समझिएगा, समानता की बात करिए, फिर से मैं बोलूंगा समता की बात नहीं करी, समानता की बात करी। तो यहाँ पर ये समानता की बात करती है, कहती है हर एक बंदा इक्वल है, रेस कास्ट जेंडर के तहत उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट के इक्वल पर्पस मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और जो भी टाइटल होंगे जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है उन सबको हटा दिया जाएगा। इसके बाद राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। यहाँ पर 6 राइट हैं जो हमें फ्रीडम के लिए दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। हम कहीं पर भी कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 20 जो है वो बताता है
प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंसेस, जो भी हम ऑफेंस करते हैं उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार हमारे तहत है कि भाई ये इंसान जिंदा है, हर इंसान को जीने का अधिकार हमारे देश में दिया गया है। इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी से हटा के जोड़ा गया था। आगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अरेस्ट के अगेंस्ट आपके पास राइट है कि आप भाई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमको दिए गए इसके अंदर, इसको इन डिटेल हम अभी आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे ह्यूमन से बेगार नहीं कराया जा सकता, उनको किसी फोर्स लेबर में नहीं लगाया जा सकता, चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जा सकता, 14 साल से नीचे बच्चे हैं तो हैजार्डस सिचुएशन की कंडीशन में उनको जॉब पे नहीं रखा जा सकता। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, कम्युनिटी और ग्रुप्स की बात होती है। तो यहाँ पे इंडिकेट होता है सेकुलर है इंडिया, तो ये हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। तो यहाँ पर ईद, बकरीद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरु नानक जयंती, है ना, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा सब इक्वल बनाई जाएगी। प्रोपोगेंडा जो है कॉन्साइंस एंड द प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेंडा ऑफ रिलीजन को जो है रिलीजन के बारे में पूरा प्रोपोगेट करती है। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, हर बंदा फ्री है अपने रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करने के लिए और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए गए आर्टिकल 29-30 में। यहाँ पे बोला गया कि हर एक बंदे के पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को फैसिलिटेट कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद एजुकेशनल राइट दिए गए जो इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन हर एक बंदे को मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी चेंज के। ऐसा नहीं है कि आपका अगर लैंग्वेज अलग है, आपका कल्चर अलग है तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, हर एक बंदे को स्टेट को एजुकेशन देनी पड़ेगी। 32 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलती है यहाँ पर। 32 जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देती है। इसके बाद बताया जाता है कि भाई अगर आप कोई स्पेशल ऑफिस में या प्रोविजन में हो तब आप क्या काम करोगे। और फिर ये बताया जाता है सिटीजनशिप के लिए कि अगर कोई भी आर्टिकल आपका खराब होता है तो सिटीजन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस को कैसे आर्टिकल्स मिलेंगे उनके बारे में बात की गई। तो आइए अब आर्टिकल 14 को इन डिटेल में पढ़ते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब हर एक बंदे के लिए कानून सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और हर बंदे को लिए कानून की गाइडलाइन होगी, सेम गाइडलाइन। अगर फांसी की सजा एक को है तो दूसरे को भी फांसी मिलेगी, ऐसा नहीं कि उसको 2 साल की जेल देके छोड़ देंगे। और ये सिटीजन्स के लिए भी हैं, ठीक है, और ये कभी कभार फॉरेनर्स के लिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए, कंपनीज के लिए, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और किसी भी लीगल पर्सन के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको आप रोक नहीं सकते। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बेटा इंग्लैंड से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन से सुपीरियर पीपुल्स हैं, पीपुल्स के राइट कॉन्स्टिट्यूशन से सुपीरियर है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर माना जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी बंदा लॉ से ऊपर नहीं है, तो हर एक बंदे को इक्वल मैनर में ही चीजें दी जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाएगी कि भाई आपने पनिशमेंट भी सेम है, आपका भी पनिशमेंट सेम है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, 1 साल का बच्चा पनिश करे उसके लिए भी वही सजा है, 10 साल के बच्चे के लिए भी वही, 100 साल के इंसान के लिए भी वही। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे इसे निगेटिव कॉन्सेप्ट लिया जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इक्वल सर्कमस्टेंसेज में, इक्वल क्राइम में, इक्वल एज ग्रुप में, इक्वल पर्सन को इक्वल लॉ के साथ जज करना चाहिए। तो जैसा इंसान होगा उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, तो एक पॉजिटिव अप्रोच है। अब मान लीजिए कि आपको रेस करनी है, तो रेस में एक बंदे को 2 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दें और एक को 1 किलोमीटर आगे खड़ा कर दे, तो जाहिर सी बात है जीत जाएगा, तो पहले से 3 किलोमीटर की रेस में। तो ये सारी चीजें नहीं होती, यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच की जगह पॉजिटिव अप्रोच है कि जिसकी जैसी सर्कमस्टेंसेस और जैसा क्राइम होगा उसे उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। अब रूल ऑफ लॉ हमने फॉलो किया। रूल ऑफ लॉ क्या है, हमारे यहाँ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर है, हमने बेटा किसी को कोई स्पेशल राइट्स नहीं दिए, हमने सबको इक्वलिटी दी है। प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट हमारी कंट्री में नहीं है, हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि भाई आप सुपीरियर हो, इंडिविजुअल राइट सुपीरियर है। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है, इसके अंदर ही हमारे राइट्स आते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम थोड़ा इस चीज को छोड़कर बाकी दोनों चीजें हमने ब्रिटेन से उठा ली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई अनइक्वल है और हम उसे अलग से ट्रीट करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं, वहां पे आर्टिकल 14 हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 में से एक वीक है, एक स्ट्रांग है, तो वीक को मदर ज्यादा केयर देगी कि स्ट्रांग को ज्यादा देगी। आप ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, वीक कम कर रहा है तो उसको इक्वल केयर मिलेगी।
आर्टिकल 14 लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन देता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे, लेजिस्लेशन चाहे तो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन की जरिए वो क्लासिफिकेशन कर सकता है और चीजों को बदल सकता है। आर्टिकल 14 मैंने पहले भी बोला एब्सोल्यूट नहीं है हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट, इस तरह ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर हमने कहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की है, जिसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई पोस्ट पर है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट को हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी है। इनके लिए अगर हमें कुछ भी करना है 2 महीने पहले हमें सिविल में, अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो हमको इनको बताना है। बट जैसे ही अपने पोस्ट से निकलेंगे आम इंसान बन जाएंगे, अब इनको जेल में डाल दीजिए। जो डिप्लोमेट डिप्लोमेटिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको आप जेल में नहीं डाल सकते, उनको इम्यूनिटी मिलती है। यूएन और इसकी एजेंसीज जो इंडिया में काम कर रही हैं इनको हम फ्री रखते हैं। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है सर्टेन ग्रुप्स का, किसी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 15 एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना की, अगर आपने कभी नहीं देखी तो इसको जरूर देखिएगा। मैं 2 से 3 बार देख चुका हूँ, बड़ा अच्छी चीज है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है वहां पर उसके बारे में बात की है। यहाँ पर क्या है, स्टेट जो सरकार है वो किसी भी लेवल पे कहीं पे भी जाके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और इसके चक्कर में, ठीक है, लिबर्टी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन कुछ नहीं लगाई जाएगी। कहाँ पर कहाँ कहाँ जाने का मना ही नहीं है। अगर कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री का है तो वो कहाँ जा सकता है, वो किसी भी शॉप पे जा सकता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल पे जा सकता है, पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा एंड ऑल देख सकता है। कोई भी इंडिविजुअल को पानी पीने से, टैंक में जाने के, बाथिंग घाट में जाने के लिए, रोड पे जाने के लिए, पब्लिक रिजॉर्ट में जाने के लिए कोई भी नहीं रोकता। ये भी चीज यहाँ पर लोगों को पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 15 हमसे डे 1 से ये कहता है कि भाई हमें एक इक्वल राइट देंगे, हम एक इक्वल जस्टिफिकेशन सबको देंगे और इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे 20 पैसे या 2 पैसे, 2 रुपए, 3 रुपए के लिए लोगों को मार दिया जाता है। मतलब वहां पे क्या है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि आप नीच जात के हैं तो आपको ये काम करने का अधिकार नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसे कोई राइट्स आपको नहीं मिलते तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, भाई आपके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, कास्टिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, पार्लियामेंट ने इसके लिए अधिकार दिए हैं कि आप ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेट अगर चाहे तो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए कोई भी कानून और नियम बना सकती है। इसके बाद आर्टिकल 15 के 4th में क्लॉज 2 में लिखा है कि आर्टिकल 29 में भी ये लिखा है कि भाई अगर आप चाहें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपके पास ये है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये वायलेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन अगर सर्टेन ग्रुप्स का हो रहा है तो उनके लिए स्पेशल राइट दिए जाएंगे। इसका सब क्लास दिए गए हैं इसमें कि आप जो लॉ बनाते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को हेल्प करने के लिए, शेड्यूल ट्राइब को हेल्प करने के लिए आप बना सकते हैं। माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए भी आप जो राइट्स देंगे, आर्टिकल 30 में भी लिखा है, उनको आप बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको पूरा अधिकार अनुच्छेद 15(5) में भी दिया गया है कि आप यहाँ पर भी आके इन चीजों को कर सकते हैं। तो आप सेफगार्ड कर सकते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्रुप्स के साथ ना हो, उन्हें इक्वलिटी पे ले आए। अब डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपको थोड़ी हेल्प ज्यादा दी जाएगी, बस और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी पहली डॉटर हो और दूसरी डॉटर हो, तो मैं पहली डॉटर की ज्यादा केयर करूं और उसको ज्यादा प्रिविलेज दूं, सेकंड को कम दूं, क्योंकि मुझे लगता है पहली वाली जल्दी चली जाएगी या वीक है या इसको मुझे ज्यादा केयर देनी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये प्यार होता है। तो किसी को सरकार ज्यादा केयर देती, किसी को कम देती है, पर वो होते सारे उसी के बच्चे। तो 15(3) क्या कहता है, 15(3) आपसे कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन कोई भी है, स्पेशल प्रोविजन है उनके पास, और इनके पास स्पेशल बेल के भी राइट्स हैं। इसके बाद 15(4) कहता है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो हैं इनके लिए हम स्पेशल राइट्स बना सकते हैं। आर्टिकल ये अमेंडमेंट पहला था उससे थ्रू ऐड किया गया था। इसके बाद स्पेशल प्रोविजन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दिए जाएंगे, 43rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। और रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 में 27% से ऊपर रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया। ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। फिर आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब आप किसी को नौकरी देंगे तो वहां पर आपके पास सारे अधिकार है कि आप जैसे चाहें वैसे लोगों के लिए काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको कोई नहीं मना करेगा। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते रेस कास्ट के लिए,
है ना, स्टेट के अंदर किसी भी ऑफिस एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए आप किसी को जॉब से बायकॉट नहीं कर सकते। बट पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई नियम बना सकता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप इसको नहीं ब्रेक कर सकते। अब जैसे अब यूपीएससी देने जा रहे हैं, तो ऐसा एक 12th पास वाला भी बंदा आ जाएगा, कहेगा हम यूपीएससी देना चाहते हैं। एक पोस्ट पीएचडी वाला कहेगा साहब हमसे कुछ पूछे ही नहीं, हमें सीधे आईएएस बना दीजिए। तो यहाँ पे क्रिमिनल क्राइटेरिया बना देंगे, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आपको सर्टेन एग्जाम पास करना है, 3 ईयर एग्जाम पास करने के बाद ही आपको सिलेक्शन मिलेगा और फाइनली आप जॉब में आ सकते हैं। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके बारे में यहाँ पर क्लियरली बात की जाती है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सी चीज की गई है कि आर्टिकल 21 में जो चीजें दी गई हैं अगर बात करें तो यहाँ पर एसोसिएट आइडियाज हैं, इसके लिए बहुत सारे, इनको आपको समझना पड़ेगा। पहला ये है कि रेजिडेंस जो है, रेजिडेंस के थ्रू आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट अगर चाहें तो इस चीज को बदल सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई इस चीज के लिए नहीं रोकेगा। इसके बाद 15(4) कहता है रिजर्वेशन दे सकते हैं अपॉइंटमेंट में, पोस्ट में बैकवर्ड क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी दे सकते हैं, और 50% से ऊपर की सीलिंग को भी हम इम्पोज कर सकते हैं। 27% दिया है, 50% तक हम जा सकते हैं, कोई आपको इसके लिए नहीं रोकेगा। इसके बाद ऑफिस में आप रिलीजियस, अब यहाँ पर सी क्या कहता है कि जब आप किसी को पोस्ट दे रहे हो तो पोस्ट दो, बट जाहिर सी बात है ऑफिस जो रिलीजियस अफेयर्स के वहां पर आप रिलीजियसली किसी को बैठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक तिरुपति बालाजी टेम्पल है, तो तिरुपति बालाजी टेम्पल में आप खान साहब को नहीं बैठा सकते, यहाँ पर एक ब्राह्मणी बैठेगा, तो ये रूल इंस्टीट्यूशन ने बनाया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने बनाया, इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें करने का आपको पूरा अधिकार है। इसके बाद आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, छुआछूत। अच्छा, अगर हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो वैदिक कल्चर में छुआछूत नहीं थी, अनटचेबिलिटी को चांडालों के लिए यूज किया गया था। ये कब एसटी एससी में जुड़ गया ये किसी को नहीं पता, सीरियस में ये कब एसटी एससी में है किसी को नहीं पता। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हमने प्रोहिबिट के रखा है और हमने कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉ बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि अनटचेबिलिटी है क्या, उसकी डेफिनेशन वही देगी, कोई डेफिनेशन इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। कई सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर होता है तो उसके अगेंस्ट आप एक्ट बना सकते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है। 23 एसोसिएटेड आइडियाज हैं आर्टिकल 17 के जो इसमें डाले गए हैं। इसके बाद अनटचेबिलिटी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन, है ना, एट्रोसिटीज एक्ट है जिसको आप पीओए अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास पहले से हैं। तो देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को चेंज कर सकते हैं, इसके हमारे पास पहले से राइट हैं। इसके बाद एबोलिशन ऑफ टाइटल की हम बात करते हैं। टाइटल देखिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने टाइटल ले रखे थे, बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। तो यहाँ पर आपको कोई भी टाइटल नहीं लिया जाएगा जब तक प्रेसिडेंट आपको कोई टाइटल नहीं देता, या आप किसी फॉरेन स्टेट से हैं आपके पास वो टाइटल है, तो आपका कोई भी टाइटल, इंडिया में रहते हैं तो फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल आप हमारे यूज नहीं कर सकते। आजादी से पहले कोई अपने आप को नवाब बोलता था, कोई खुद को ठाकुर बोलता था, कोई क्षत्रिय बोलता था, कोई सूत पुत्र बोलता होगा। तो ये सारी चीजें जो थी, कोई यदुवंशी आज भी लिखता है, ये सारी चीजें आप पर्सनली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप अपने डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, इसमें पूछा गया कि भाई ये भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये जो है ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, ये एज इट इज चल सकता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट ने कंफर्म किए हैं और ये उन्होंने अर्न किया है, तो इनको वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स की बात की गई है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली आप ले सकते हैं, बट असेंबली क्या होगी, विदाउट आर्म्स होगी। एसोसिएशन बना सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। रिजाइड और सेटल एनीवेयर इन द इंडिया, है ना, प्रैक्टिस द प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। तो हम यहाँ पर कोई भी चीज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी करें, यहाँ पर कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके पास पूरी फ्रीडम है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर आर्टिकल 9(1)(a) के अंदर क्या क्या दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो कुछ लोगों ने कहा भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस को सर आप इंडिविजुअल कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज उठाई, आर्टिकल 1 को हमने एज इट इज उठा लिया,
तो एक्सप्रेशन और स्पीच में फ्रीडम आती है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में डालेंगे। फिर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जानने का आपके पास राइट है। जब आपको बोलने का अधिकार दिया गया तो चुप्पी साधने का भी अधिकार है, कहा नहीं जाता साइलेंस इज अ बेटर देन वर्ड्स। इसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आप पीसफुल असेंबली क्रिएट कर सकते हैं, अनआर्म्ड पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं, बट याद रखिए अनआर्म्ड है। नेशन को कोई थ्रेट होगा तो आप वो चीज नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कमर्शियल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल। आम आदमी पार्टी अभी आई है, आप अभी लघु आम पार्टी बना दीजिए या धर्म पार्टी बना दीजिए, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। तो पार्टीज बनाने का आपके पास अधिकार है, कमर्शियल बॉडीज, पॉलिटिकल बॉडीज, इकोनॉमिकल बॉडीज आप बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम पूरी कंट्री में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं से रोके। आप मूव एंड कम बैक जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर भी है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल मूवमेंट को, है ना, विद इन द कंट्री, और एक्सटर्नल मूवमेंट को। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। हम इस दुनिया में कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं, रेजिडेंस हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी घर बना सकते हैं, हमें उस चीज के लिए कोई नहीं रोक सकता। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, हम कहीं पर भी घर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी हम चीजें सेटल कर सकते हैं, हमें कोई भी इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता, हम कोई भी प्रोफेशन यूज कर सकते हैं। सेटल प्रोफेशन से होता है, रेजिडेंस कहीं पर भी रहना, जहां पर प्रोफेशन है वहां पर आप सेटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इसकी बात की जाती है। तो आप इनमें से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो आज हमने पढ़ लिया आर्टिकल 12, जैसे मैंने आपसे बताया डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, 13 जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ले सकता क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ बनाएगा तो उसको इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। फिर आर्टिकल 14 इक्विलिटी बिफोर लॉ पढ़ लिया, फिर प्रोहिबिशन पढ़ लिया, बट सेक्स, बर्थ, क्लास, प्लेस, इनके बिहाफ पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की होगी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, एबोलिशन ऑफ टाइटल है, फ्रीडम है। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस और वुमेन्स के लिए जो चीजें बनाई जाती है वो यहाँ पर एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 में, कि आप महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज बना दें, बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना दें, स्पेशल बर्थ दे दें। ये सारी चीजें जो की जाती है ये हमारे अलाउड है, ये लीगली हम कर सकते हैं, इन चीजों को हमसे कोई मना नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखिए। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू है आप डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक करके प्लीज कारण बताइए आपने क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम इसे सुधार पाए। तो आज इतना ही करते हैं, आज तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और जय हिंद, वंदे मातरम।